हेलो स्टूडेंट, हम सेवन्थ हिस्ट्री है जो उसके थर्ड चैप्टर के विषय में बात कर रहे हैं। जो हमने देखा था कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो क्या है दिल्ली प्रशासन है, हम उसके विषय में बात कर रहे थे। आज हम आगे जो पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट उसके विषय में बात करते हैं, जिसमें बताया गया कि पहले वाले सुल्तानों ने की तरह ही दिल्ली और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न आकारों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया, जैसे वो पहले नियुक्त करते आए हैं जो उन्होंने रहे हैं। और सूबेदारों की नियुक्त किया ये इलाके इक्ता कहलाते थे। जहां सूबेदारों को नियुक्त किया गया था उन्हें इक्ता कहा गया है। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या जिन्हें हम मुफ्ती कहते हैं, इन इलाकों की देखभाल करने वाले हैं। मुफ्ती का फ़र्ज़ है कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, इक्ताओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपने क्षेत्र में सैनिक व्यवस्था बनाए रखना है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके में राजस्व की वसूली किया करते थे। सैनिकों को वेतन देने के लिए वो किसानों से राजस्व लेते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। मतलब उन्हें जो अधिकार हैं, वो क्षेत्र है, वो जो भूमि है, वो उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए ताकि वो उन पर अपना नियंत्रण बना सके। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया गया था। मुफ्ती लोग द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे कि जो राजस्व है वो सही प्रकार से वसूल कर रहे नहीं है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। मतलब ज़्यादा जो क्या है वो किसानों से कर्ज ना लें, जिसकी वजह से कहीं उनकी स्थिति दयनीय ना हो जाए। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व के निर्धारण और वसूली कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। पहले ये क्या है किसके नियंत्रण में थी? मुफ्ती के नियंत्रण में थे। अब राजा अपने नियंत्रण में ले लेता। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अब पहले उन्हें अधिकार था, बल्कि उन्हें स्वयं भी कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया, जो सामंतों को भी। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। पहले उन्हें वो अधिकार थे, लेकिन अब वो नौकर के तौर पर जो कार्य करने लगे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता है, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। कृषि कर है, यहाँ पे खराज है। मवेशी कर, घरों पर कर, मतलब ये क्या उनकी आय के साधन रहे हैं, जो उन्हें मिला है जो कुछ है उसमें, वो बातें यहाँ रही हैं। याद रखना ज़रूरी कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा था। दिल्ली, बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद भी वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, वहाँ उन्हें विजित नहीं कर पाई। वो स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन वैसे ही जमाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्त अपना अधिकार जमा लेते थे और वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था यहाँ पे, क्योंकि फिर वो बगावत कर देते थे और वो स्वतंत्र हो जाते थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मुगलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना, जो आज का उज्बेकिस्तान है, एक मुस्लिम कंट्री है, पर हमला किया और उसे शीघ्र ही दिल्ली में सल्तनत का दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के दावे बढ़ गए। मतलब क्या है, वो ज़्यादा हम दिल्ली पर अब हमले करने लगे दिल्ली को जीतने के लिए। इससे मजबूर होकर दोनों ने सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए एक चुनौती थी, तो उस चुनौती का कैसे सामना किया, वो बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जो कार्य किया है उनके विषय में बातें हैं। हम बात करते हैं कि जो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299-13 में और
2 और 3 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना स्थापित की। यहाँ पे मोहम्मद तुगलक की सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। सेना में शक्ति और संसाधन पर इतना विश्वास है कि ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रमण कर जो कि आक्रामक कदम रहा। इस तरह के कार्य उन्होंने किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गैरिसन शहर बसाया। गैरिसन शहर आपको पता ही है क्या है, ये सैनिकों के किलेबंद शहर है। गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली पूना को निवासियों के लिए खाली करवा दिया गया, वहाँ सैनिक छावनी बना दी। तो यही गैरिसन शहर, यही सैनिक छावनी है। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने के लिए समस्या यमुना की भूमि को कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल निकाला गया। तो भूमि से जो टैक्स लिया गया, कर लिया गया, उससे जो क्या है सैनिकों का पेट भरा गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पे देना तय हुआ। यहाँ सेना को खिलाने के लिए उस इलाके में खाद्यान्न को इकट्ठा किया गया। सैनिकों की विशाल संख्या को ज़रूरतों पूरा करने के लिए सुल्तान के अतिरिक्त कर लगाए और इस दौरान इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। यहाँ पे सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देता था। इस सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों को खरीदते थे और वह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अब्दुल खिलजी ने चीज़ों को कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया ताकि कीमतें ना बढ़े। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों पर उल्लंघन करते थे, उन्हें सजा मिलती थी। अगर कोई व्यापारी उल्लंघन करता था तो उन दरों का। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ आज भी कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा उसने चलाई है। सिक्के धातु के बने होते थे और सोने चांदी के ना होकर वो सस्ती धातु के बने होते थे। 14वीं सदी में लोगों में मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्कों वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम पर इस टोकन मुद्रा को ही चुकाते थे। मतलब राजा को भी वही टोकन दे देते थे वो उसके सैनिकों को या फिर उनसे संबंधित चीज़ों के लिए। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, जैसे आज करेंसी बनाई जाती है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उन्होंने सावधानीपूर्वक जो क्या सामना कर पाए हैं और इसके असफल रहे हैं। उसके सफल रहे थे तो विफल रहा है। यहाँ पे तुरान पर हमला करने का इरादा इसने छोड़ दिया और सेना को भंग कर दिया गया। प्रशासन में कदम उठाए थे, उनसे परेशानियाँ पैदा हुई। यहाँ पे दौलताबाद ले जाने के से लोग बहुत नाराज़ थे। यहाँ पे अकाल की स्थिति आ गई। गंगा यमुना दबाव के क्षेत्र में मोहम्मद तुगलक को टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, तो इसको समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन है वो बेहतर रहा है, वो सफल हुआ है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की बात करें तो तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण में स्वतंत्र सेना शासक जो उठ खड़े हुए यहाँ पे। राजधानियाँ समृद्ध थी, फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान राजपूतों ने नए शासक समूह भी उभरे हैं यहाँ पे। कुछ राज्यों में शक्तिशाली तो थे, छोटे थे, शक्तिशाली थे, कुशल थे, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ चल रहा था। शेरशाह सूरी की बात करें 1540 से 45 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके प्रबंधक के रूप में उसने काम शुरू किया और आगे चलकर उसने उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 40, 55, 56 तक चुनौतियां दी और परास्त किया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार किया और एक राजवंश स्थापित किया जिसे सूरवंश के नाम से जाना गया। 15 वर्ष 40 से 55 तक उसने शासन किया शेरशाह सूरी ने और अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों में अपना कर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 56 से 1605 जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। तो उसने प्रशंसा की शेरशाह सूरी के शासन को। तो यहाँ पे इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।